Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In previous lecture we had completed the formulation and granulation related factors which are necessary in rapid release granulation technology. So in lecture 34 we will be continuing the discussion on rapid release granulation technology, and in today's lesson we would be discussing about the solid dispersions and the methods and processes that are used for the preparation of solid dispersions. So the term solid dispersion refers to a composite solid of one or more drugs in a water-soluble carrier or matrix prepared by melt fusion solvent or melt solvent method. Solid dispersions have been traditionally employed to enhance the dissolution rate of the drug with a view to improve bioavailability. The common approach to achieve rapid drug dissolution is to use inert but water-soluble carriers such as polyethylene glycol or polyvinyl pyrrolidine. Some dispersions enhances the dissolution of drugs by the formation of the fine crystals via the eutectic or monotectic systems. Hence, solid dispersions could also be viewed as a size reduction technique. सॉलिड डिस्पर्जन की टर्म रेफ़र करती है कंपोजिट सॉलिड को जो एक या दो ड्रग्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ये मोस्टली ड्रग्स वाटर सॉल्यूबल कैरियर या मैट्रिक्स के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक मेल्ट फ्यूजन सॉल्वेंट या मेल्ट सॉल्वेंट मेथड. सॉलिड डिस्पर्जन्स को ट्रेडिशनली डिसोल्यूशन रेट की इन्हांसमेंट में यूज़ किया जाता है विद द कॉन्सेप्ट कि ये डिसोल्यूशन रेट की इन्हांसमेंट बायोअवेलेबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी. जो कॉमन अप्रोचेस यूज़ होती हैं रैपिड ड्रग रिजोल्यूशन में, उसमें वाटर सॉल्यूबल कैरियर्स यूज़ किए जाते हैं लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, और इन कैरियर्स के अंदर ड्रग को एम्बेड किया जाता है. सॉलिड डिस्पर्जन्स मोस्टली इन्हांस करती हैं डिसोल्यूशन ड्रग्स की विद द फॉर्मेशन ऑफ फाइन क्रिस्टल्स. ये फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं इधर यूटेक्टिक या फिर मोनोटेक्टिक सिस्टम के अंदर. सॉलिड डिस्पर्जन्स को इस तरह से भी व्यू किया जा सकता है कि ये एक साइज रिडक्शन की टेक्निक है. अंडर सर्टेन कंडीशंस द ड्रग मे बी entrapped in the water soluble carrier matrix without undergoing recrystallization to form an amorphous solid solution, a water soluble complex with the carrier, or it may dissolve in the carrier to form a true solid solution. कुछ कंडीशंस के अंदर ड्रग को इंट्रैप किया जा सकता है वाटर सॉल्यूबल कैरियर मैट्रिक्स के अंदर विदाउट अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बगैर एक सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बने ड्रग का विद द कैरियर मॉलिक्यूल, या फिर ड्रग को डिसॉल्व किया जा सकता है कैरियर में in order to form a true solid solution. The drug particles in solid dispersions were released as fine amorphous colloidal entities upon dissolution of the matrix, enhancing drug dissolution rate. चाहे ड्रग इन तीन तरीक़ों में से किसी भी तरह से एम्बेडेड हो, ड्रग पार्टिकल्स सॉलिड डिस्पर्जन में रिलीज़ होते हैं एज फाइन या फिर एमॉर्फस कोलॉइडल पार्टिकल्स अपॉन डिसोल्यूशन, और ये ड्रग डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस करता है इफेक्ट. This concept is deemed to be utilized for drug enhancement if the drug and water-soluble carriers have been fused prior to or during granulation via any of three preparation methods. A number of processes that employ the concept of solid dispersions and the ones suitable for large-scale manufacturing are shown over here in table 5. यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स नज़र आ रहे हैं जिन मेथड से सॉलिड डिस्पर्जन्स फॉर्म हो सकती हैं, और इन मेथड्स के थ्रू ड्रग के डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस किया जा सकता है. लाइक मेल्ट मेथड में जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं उनमें कंप्रेशन मोल्डिंग है, एक्सट्रूजन या स्टेरनाइजेशन का प्रोसेस है, मेल्ट एक्सट्रूजन है, हॉट स्पिन मेल्टिंग है, इनसिटू ग्रैनुलेशन है और मेल्ट ग्रैनुलेशन है. इसके अलावा रोल मिक्सिंग, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड कॉम्पैक्शन और अल्ट्रासाउंड असिस्टेड स्प्रे कंजीलिंग मेथड्स भी मेल्ट मेथड में यूटिलाइज़ किए जाते हैं सॉलिड डिस्पर्जन्स फॉर्म करने के लिए. इसी तरह से सॉल्वेंट मेथड में लायोफिलाइजेशन की टेक्निक और सॉल्वेंट डिस्पोजिशन
डिपोजिशन और सॉल्वेंट स्फेरनाइजेशन, ये एक्सट्रूजन टेक्निक इस स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे फ्रीजिंग और स्टीम ग्रेनुलेशन यूटिलाइज की जाती है in order to form solvent dispersions by solvent method. We'll be discussing all these methods in detail one by one. So preparation method number 1 is melt fusion method. A physical mixture of a drug and a water soluble carrier was heated directly until melting occurred. The molten mixture was subsequently solidified in an ice bath. The cooled mass was milled and sieved. Administration of the product obtained was found to improve absorption of the drug. मेल्ट या फ्यूजन मेथड में एक फिजिकल मिक्सचर फॉर्म किया जाता है ड्रग का और वाटर सॉल्यूबल कैरियर का, जिसे बाय हीटिंग प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद डायरेक्टली हीटिंग से मेल्टिंग कॉज करवाई जाती है ड्रग और वाटर सॉल्यूबल कैरियर की। मोल्टन मिक्सचर को सब्सीक्वेंटली सॉलिडिफाई किया जाता है आइस बाथ में और इस कोल्ड मास को की साइज़ रिडक्शन की जाती है बाय मिलिंग टेक्निक और उसके बाद इसकी सीविंग की जाती है इन ऑर्डर टू अटेन अ यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोडक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन अटेन होती है ड्रग की आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ईदर ओरली और बाय अदर रूट्स। Solvent method is another technique used for solid dispersions. The proposed method involved dissolving the drug and water soluble carrier in a common solvent and subsequent evaporation of the solvent under vacuum. Solid dispersions produced by this manner are commonly known as co-precipitates, a term coined by Bates. इस मेथड के अंदर ड्रग और वाटर सॉल्यूबल कैरियर को एक कॉमन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है और उसके बाद इस कॉमन सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है अंडर वैक्यूम। इस तरह की डिस्पर्जन्स या सॉलिड डिस्पर्जन्स जो इस मेथड से अटेन होती हैं उन्हें हम कॉमनली को प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, जिसकी टर्म कॉइन की थी बेट्स ने। थर्ड टाइप ऑफ मेथड इज़ नोन एज मेल्ट सॉल्वेंट मेथड. This is a hybrid of the two methods discussed. The drug is dissolved in a suitable organic solvent and the solution is incorporated directly into a molten carrier. Subsequently, the organic solvent is evaporated off. ये एक हाइब्रिड मेथड है जो मेल्ट मेथड और सॉल्वेंट मेथड दोनों का कम्बिनेशन मेथड है। इस हाइब्रिड मेथड के अंदर ड्रग को डिज़ोल्व किया जाता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और ये डिज़ोल्व ड्रग इनकॉर्पोरेट की जाती है मोल्टेन कैरियर के अंदर, यानी ऑलरेडी प्री हीटेड कैरियर के अंदर इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिज़ोल्व किया जाता है। इसके बाद जब दोनों की मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाती है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है। So the processes that are used in first method, that is melt extrusion method, the drug and additives are usually mixed followed by forcing the powder mass through a die under controlled conditions. The extruded mixtures always exhibited more rapid release of drug versus the corresponding physical mixtures. जो ड्रग्स और एडिटिव्स हैं मेल्ट एक्सट्रूजन के अंदर वो यूजुअली मिक्स किए जाते हैं बाय फोर्सिंग दी पाउडर्स थ्रू अ डाई अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये एक्सट्रूडेड मिक्सचर्स ज़्यादा रैपिड रिलीज रखते हैं ड्रग की वर्सेस कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल मिक्सचर्स। A possible modification of this process is the extrusion spheronization, where the extrudates are spheronized to form pellets. Pellets are highly spherical granules and Vervet et al. Found that the use of polyethylene glycol 400 as the water soluble carrier and polyethylene glycol 40 hydrogenated castor oil as the surface active agent was able to enhance the in vitro release of hydrochlorothiazide pellets produced. इस प्रोसेस की मॉडिफिकेशन एक्सट्रूजन या स्पेरनाइजेशन है, जिसे हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर एक्सट्रूडेट्स पहले फॉर्म होते हैं और उन्हें फिर स्पेरनाइज करके पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है।
पैलेट्स हाईली स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। वर्वेट एट अल ने ये डिस्कवर किया कि पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल 400, जिसे हम कॉमनली PEG 400 कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल कैरियर के तौर पे जब यूज़ होता है, या फिर पॉलीइथाइलीन 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल सरफेस एक्टिव एजेंट के तौर पर जब यूज़ होता है, तो ये इन विट्रो रिलीज़ को इन्हांस करते हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड की, जब ये पैलेट्स फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं by extrusion या फिर sterilization method. Melt granulation is another process. Melt granulation is the process by which powders are agglomerated with the aid of a binder in either a molten state or solid state that melts during the process. The apparatus of choice is a high shear mixer where the temperature of a powder can be raised above the melting point of a meltable binder by either a heating jacket or frictional forces generated by the impeller blades. Liquid binding is possible by the molten binder, thus melt granulation does not require the use of solvents. The choice of the meltable binder plays an important role in the process. It has to melt at a relatively low temperature of 50 to 80 degrees Celsius. The use of hydrophilic binder that melts at low temperature will aid in the rapid release of the drug. मेल्ट ग्रैनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पाउडर्स एग्लोमरेट होते हैं और इनकी एग्लोमरेशन विद द हेल्प ऑफ बाइंडर होती है, या तो मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर, जिससे बाद में मेल्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस। एपरेटस की चॉइस मोस्टली हाई शेयर मिक्सर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर पाउडर का रेस किया जाता है अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद मेल्टेबल बाइंडर ऐड किया जाता है बाई ईदर मेल्टिंग उसकी करके हीटेड जैकेट के अंदर, या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस के थ्रू मेल्ट करके। फ्रिक्शनल फोर्सेस मोस्टली इम्पेलर ब्लेड से जनरेट होती हैं। लिक्विड बाइंडिंग पॉसिबल है अगर मोल्टन बाइंडर यूज़ हो, तो मेल्ट ग्रैनुलेशन में फिर सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं रहती। मेल्टेबल बाइंडर की चॉइस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ऐसा मेल्टेबल बाइंडर चूज़ करना होता है जो मेल्ट कर सके रिलेटिवली लो टेम्परेचर के ऊपर, मोस्टली 50 to 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं जो लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं और एड करते हैं रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग में। Roll mixing involves the feeding of the powder mix through two rollers. The powder mass usually includes the drug with one or more water-soluble carriers. Depending on appropriate processing conditions such as roller pressure or the use of solvent, the drug may be converted into an amorphous state. रोल मिक्सिंग के अंदर पाउडर मिक्स की फीडिंग होती है दो रोलर्स के साथ। पाउडर मास यूजुअली ड्रग और वाटर सॉल्यूबल कैरियर से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोसेसिंग कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए लाइक रोलर प्रेशर कितना होगा या कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, ड्रग को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एन अमॉर्फस स्टेट। The another technique which can be utilized is lyophilization. Lyophilization, also popularly known as freeze drying, is a process whereby water is sublimed from frozen solution, frozen suspensions or frozen emulsions under reduced pressure and temperature, leaving a dry porous mass of approximately the same shape and size as the original frozen mass. Lyophilization essentially consists of three steps, that is freezing, primary drying and secondary drying. The materials are cooled until they are frozen. Primary drying is accomplished under vacuum and slight heating to remove most of the water by sublimation. The last stage is to remove the sopped water, which is carried out under elevated temperature. Lyophilization पॉपुलरली फ्रीज ड्राइंग के नाम से जाना जाता है और इस प्रोसेस के अंदर वाटर को सबलाइम करके रिमूव किया जाता है फ्रोज़न सॉल्यूशन से या फिर फ्रोज़न सस्पेंशन से या फ्रोज़न इमल्जन से, और ये सब्लिमेशन का प्रोसेस अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और टेम्परेचर कैरी आउट किया जाता है, जिसके बाद एक ड्राई पोरस मास मिलता है जिसमें
शेप और साइज़ की यूनिफॉर्मिटी होती है। लाइफलाइजेशन 3 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी 3 स्टेप्स के थ्रू कैरी आउट की जा सकती है। पहला स्टेप फ्रीजिंग का कहलाता है, सेकंड स्टेप के अंदर प्राइमरी ड्राइंग होती है और थर्ड स्टेप के अंदर जो लास्ट स्टेप है वो सेकेंडरी ड्राइंग है। फर्स्ट स्टेप के अंदर मटेरियल्स को इतना कूल किया जाता है कि दे आर फ्रोज़न। इन सेकेंड स्टेप के अंदर जहाँ प्राइमरी ड्राइंग हो रही है, प्राइमरी ड्राइंग अकम्प्लिश की जाती है वैक्यूम के अंदर और स्लाइट हीटिंग के साथ, ताकि वाटर को सब्लिमेशन के थ्रू रिमूव किया जा सके। लास्ट स्टेज के अंदर जो सॉफ्ट वाटर है उसे रिमूव किया जाता है अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर। The lyophilization technology has been applied to the formation of rapid dispersible tablets. This type of dosage form caters mainly to the pediatric and geriatric patients who experience difficulties in swallowing. This also caters to active working patients when there is limited access to water. The ease of administration will decrease the incidence of non-compliance. The clinical effects of some drugs are enhanced when formulated into this dosage form, as pre-gastric absorption from the mouth, pharynx and esophagus will increase the bioavailability and decrease the side effects. The first pass metabolism could also be bypassed. लाइफलाइजेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं रैपिड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स बनाने के लिए। रैपिड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स मोस्टली पीडियाट्रिक या जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, ताकि जो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग है उसको ओवरकम किया जा सके। ये रैपिड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स एक्टिव वर्किंग पेशेंट्स के लिए भी कंप्लायंस इंक्रीज़ करती हैं, जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होती है वाटर की जिनके पास। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिक्रीज़ करती है नॉन कंप्लायंस के इश्यूज़ को। क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स कुछ ड्रग्स के इन्हांस किए जा सकते हैं रैपिड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स बना के, क्योंकि रैपिड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स प्री गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करती हैं माउथ से और फेरिंग्स या ईसोफेगस से, और ये इंक्रीज़ करती है बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स डिक्रीज़ होते हैं और इस तरह की टैबलेट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड किया जा सकता है। Steam granulation is another technique which is used for solid dispersion. Steam granulation is a derivative of wet granulation technique, which involves the use of steam instead of traditional liquid binder. Instead of spraying the liquid binder, steam is emitted into the wet massing chamber. The processing time is short because less moisture is needed, as steam has a higher diffusion rate into the powder mass, achieving a higher distribution of the binder. Another reason is the more favorable thermal balance during the drying step. This is because after condensation of the steam in the powder mass, water forms a hot thin film, and this requires only a small amount of energy for vaporization as compared to evaporating the water from the room temperature. Steam granulation wet granulation का ही डेरिवेटिव है, सिर्फ डिफरेंस इन दोनों टेक्निक्स में ये है कि वेट ग्रैनुलेशन के अंदर लिक्विड बाइंडर यूज़ होता है और स्टीम ग्रैनुलेशन में हम लिक्विड बाइंडर की जगह स्टीम यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टेड हम लिक्विड बाइंडर को स्प्रे करें, स्टीम इमिट की जाती है वेट मासिंग चेम्बर में। ये प्रोसेस शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर लेस मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। स्टीम हायर डिफ्यूजन कैपेबिलिटी रखती है पाउडर के अंदर, तो पाउडर जल्दी वेट हो जाता है और बाइंडर जल्दी अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लिक्विड बाइंडर में जब हम लिक्विड बाइंडर ऐड करते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टीम, क्योंकि डिफ्यूजन रेट कम होता है। इस वजह से लोअर डिस्ट्रीब्यूशन रेट अचीव होता है जब लिक्विड बाइंडर यूज़ कर रहे हैं। स्टीम के अंदर हायर डिस्ट्रीब्यूशन रेट अचीव होता है। इसका एक और रीज़न इफ़ेक्टिव रीज़न ये है कि फेवरेबल थर्मल बैलेंस अचीव कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइंग स्टेप, क्योंकि कंडेंसेशन स्टीम की पाउडर मास से ज़्यादा जल्दी हो जाती है
वाटर को पहले एक हॉट थिन फिल्म में कन्वर्ट होना होता है और उसके बाद उसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के थ्रू वेपराइजेशन होती है और एवेपोरेशन का स्टेप या प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। स्टीम से ड्राइंग का स्टेप शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है और शॉर्टर ड्यूरेशन में आप जल्दी इफ़ेक्टिवली ग्रैनुलेशन कर सकते हैं। So the conclusion of this chapter is the rapid release technology or rapid preparation of rapid release granules for capsules or tablet preparation is multifactorial situation whereby it has to be approached concurrently in a number of ways in order to achieve the desired end result. This approach is dependent on a number of factors which could be broadly divided into formulation related and granulation related, but in reality they are closely related. That's all for today. Let's call it a day. In next class we will be discussing single pot processing, a new advanced granulation technique. Till then, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.